इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो कल बचा हुआ पोर्शन था, जो बचा हुआ टॉपिक था, आज उसको हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर और सिंपली कंडक्टर्स एंड मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। एक्चुअली कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जिससे कि वो मटेरियल या फिर वो एलिमेंट या फिर वो चीज़ जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, और इंसुलेटर वो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट या फिर कोई भी पास ना कर सके। जैसे कि अगर कंडक्टर की बात किया जाए तो कंडक्टर में सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है चांदी को। चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब सबसे अच्छा कंडक्टर हो गया। और इंसुलेटर की बात किया जाए, हमारा शरीर भी एक कंडक्टर की तरह काम करता है। शरीर भी कंडक्टर की तरह, पानी भी कंडक्टर की तरह काम करता है। इंसुलेटर की बात हो गया, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी सूखा हुआ हो गया, ये सब इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिससे मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी तरह का हीट कंडक्ट ना कर सके, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ना जा सके। एक्चुअली में क्या होता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर ज़्यादातर अगर एलिमेंट के तौर पर देखा जाए तो कंडक्टर ज़्यादातर मेटल ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह तक पास कर सके, मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक जगह दूसरे जगह जा सके, उसको बोलते हैं कंडक्टर। और ज़्यादातर केसेज में, मेटल के केसेज में क्या होता है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि करंट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर केसेज में जो कंडक्टर होता है वो मेटल ही होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो ये इंसुलेटर होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो कि करंट को या फिर हीट को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ज़्यादातर यही डिफरेंस है। अब उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि कॉमन एलिमेंट देखा जाता है, कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि कल में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट को नापने के लिए एमीटर का यूज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज होता है। एक तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है। अब यूजिंग एन एमीटर टू मेजर करंट, क्या होता है, जब अगर किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी वायर में अगर मुझे करंट को नापना है तो जो एमीटर है, एमीटर करंट को नापता है। तो करंट को जब नापने के लिए किसी भी तार में, तब मुझे वहाँ पे सीरीज यहाँ की सीरीज कनेक्शन में वहाँ पे एमीटर को वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो तभी देखा जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो सभी, जैसे कि माना कि यहाँ बल्ब है, यहाँ पंखा है, यहाँ बल्ब है, ये सब सीरीज में कनेक्ट होते हैं। और सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या अंतर होता है? जो सीरीज होता है वो कॉम्बिनेशन में, अगर माना कि यहाँ से अगर बैटरी है, बैटरी से वायर कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे वायर गए, यहाँ पे बल्ब है, फिर पंखा है, फिर बल्ब है, तो जो करंट यहाँ से निकला, अगर माना कि 10 एम्पियर का करंट बैटरी से निकला, तो जो बल्ब में गया वो भी 10 एम्पियर का आएगा, फिर उसके बाद पंखा में गया वो भी 10 एम्पियर, फिर बल्ब में गया फिर 10 एम्पियर। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जितना भी ज़्यादा, मीन्स अगर इंस्ट्रूमेंट उसमें जोड़ते हैं, बल्ब पंखा सभी में बराबर करंट फ्लो करता है। इसीलिए एमीटर का अगर मुझे करंट नापना है तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सभी जितना भी, मीन्स बल्ब पंखा सबसे बराबर करंट फ्लो करता है, इसलिए इजीली से हम नाप सकते हैं। और वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मीन्स 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और वोल्ट मीटर कंडीशन क्या होता है, वोल्ट मीटर को हम सीरीज में नहीं जोड़ सकते हैं। अगर किसी भी सर्किट में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, वोल्टेज नापना है, तो उसको अगर वोल्ट मीटर को ऐड करना है तो उसको लिए मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि माना कि बैटरी कनेक्ट कर दिए, वायर निकला, एक यहाँ पे बल्ब हो गया, दूसरे वाला पर अगला बल्ब, उसके ऊपर एक बल्ब, और मुझे कहीं भी कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहीं भी मैं वोल्ट मीटर लगा दूंगा। अब कोई होता है कि वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों लगेगा, क्योंकि जब यहाँ से बैटरी से निकला तो पोटेंशियल डिफरेंस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो हर एक वायर में, चाहे यहाँ पे एक बल्ब रहे, यहाँ पे बल्ब रहे, फिर यहाँ पे सभी बल्ब में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। मीन्स इस किनारा दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना ऊपर वाला बल्ब का दोनों के बीच किनारे का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसीलिए अगर वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, अगर वोल्टेज नापना है किसी भी वायर का, तो वोल्ट मीटर यूज करेंगे, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। और अगर एमीटर से वोल्ट नापना है करंट, यानी कि कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है उस तार से, तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। ये था। अब देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन इट। मीन्स बोल रहा है कि जो करंट फ्लो करता है किसी भी वायर में या फिर किसी भी चीज़ में अगर करंट फ्लो करता है तो वो डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि उस तार, जैसे माना कि इतना बड़ा तार है तो तार के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस पर भी करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिपेंड करता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V बराबर IR, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है, रेजिस्टेंस समझते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध, बाधा, यानी कि माना कि तार यहाँ पे हो गया तार, अब देखा जाता है कि जो तार है मीन्स अगर मोटा तार रहेगा, मीन्स मोटा तार में कम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब बाधा कम, अगर इलेक्ट्रिसिटी उस तार से पास कराया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा और बहुत स्मूथली जाएगा। और अगर माना कि थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा भी इसमें अप्लाई कर दी इस वायर में, और अगर वायर मोटा रहेगा तो हमारा जो अप्लायंसेज रहेगा या फिर तार रहेगा वो मेल्ट नहीं होगा, या फिर मेरा अप्लायंसेस जलेगा नहीं। अगर तार पतला रहेगा तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो तुरंत शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, मेरा अप्लायंस जल सकता है या फिर तार गल सकता है, बहुत सारा खतरा हो सकता है। तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता है अवरोध, यानी कि बाधा, रुकावट। रेजिस्टेंस बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि किस तार का उपयोग करते हैं, जैसे कि अगर चांदी का तार यूज करते हैं उसके लिए अलग रेजिस्टेंस होगा, अगर एल्युमिनियम का तार यूज करते हैं उसके लिए अलग रेजिस्टेंस होगा। तो इस तार पर डिपेंड करता है किस मटेरियल का यूज कर रहे हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि लंबाई कितना ले रहे हैं, अगर तार का लंबाई भी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर तार ज़्यादा लंबा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर तार छोटा होगा तो रेजिस्टेंस भी छोटा होगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मोटाई पर, लंबाई पर, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, मीन्स किस चीज़ का तार है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, किस चीज़ का तार है। अच्छा, क्रॉस सेक्शन भी डिपेंड करता है कि किस एरिया, क्रॉस सेक्शन मीन्स उसका मोटाई कितना है। अच्छा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कि रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो तार के अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव होगा, ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, तो इसके कारण करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा, बहुत दूर तक चल जाएगा। तो यहाँ पे करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर माना कि ठंडी के टाइम में क्या होता है, या ठंडी मतलब क्या, उसका टेम्परेचर बहुत लो हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा कि मतलब उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तार के अंदर वो सब एकदम स्टेबल, यानी कि बहुत ही मंद से बहुत ही धीरे धीरे मूव करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, तार ज़्यादा आसानी से नहीं जा पाएगा, करंट फ्लो करे, करंट बहुत धीरे धीरे जाएगा, मीन्स इस कंडीशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ हो गया, रेजिस्टिविटी उसी भी तरह का, रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस की तरह ही एक स्पेसिफिक डिपेंड करता है, जैसे कि गोल्ड का रेजिस्टिविटी अलग होता है, सिल्वर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी भी बहुत सारे चीज़ पर, खास करके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो और भी बहुत सारे अभी इसका टॉपिक बचा, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर क्या होता है, डिवाइस इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब का कैसे कैसे काम करता है, कौन से इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, क्यों उसका टंगस्टन का यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, हीलियम गैस भरा होता है, आर्गन गैस भरा होता है। तो अभी बहुत सारा टॉपिक में बचा हुआ है।